हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मैं तेजीत। तो भाई हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज में। इस चैप्टर का नाम है एसटीटी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज इस चैप्टर का जो है पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और किडनी को जो है जाना है। अब हम इस पार्ट के साथ यूरिन फॉर्मेशन से इस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यूरिन फॉर्मेशन से। सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस। तो जानना है कि यूरिन फॉर्मेशन में तीन मेन प्रोसेस होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहले जो ब्लड आएगा उसकी फिल्ट्रेशन होगी। उसके बाद उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट या जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट वाटर है उसकी जो है रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, उसके बाद उसमें ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए रीनल ट्यूबुल के द्वारा उस फिल्ट्रेट में सिक्रेशन हुई। ठीक, तो ऐसे तीन मेन प्रोसेस हैं यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्लड का फिल्ट्रेशन, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इन एवरेज देखा जाए तो 1100 से 1200 ml जो है दोनों किडनी 1100 से 1200 ml जो है फिल्ट्रेट फॉर्म करती हैं एक एक मिनट में। ठीक है, तो 1100 टू 1200 ml ऑफ फिल्टर्ड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart। तो जैसा कि हमने जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें देखा है कि जब हार्ट जो है उसमें वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल पंप कर रहे होते हैं, तो वो एक कार्डियक साइकिल में अराउंड 17 ml ऑफ ब्लड जो है पंप करते हैं। तो वेंट्रिकल जो होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो वेंट्रिकल होते हैं वो एक कार्डियक साइकिल में 17 ml जो है ब्लड जो है रिलीज पंप आउट कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब हम उसे एक मिनट के लिए निकालें तो एक मिनट में जो है 72 कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती हैं। तो 72 इंटू हम जो है 17 ml करें तो अराउंड 5000 ml जो है ब्लड एक वेंट्रिकल पंप आउट कर रहा होता है। ठीक, तो एक मिनट में 5000 ml जो है एक वेंट्रिकल पंप आउट कर रहा होता है, मतलब दोनों वेंट्रिकल कर रहे होते हैं 10 लीटर ब्लड को पंप आउट। तो इसमें वही चीज़ बता रखी है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो है किडनी जो है फिल्टर करती है 1100 से 1200 ml, यानी 1/5 ऑफ ब्लड पंप, जो ब्लड पंप किया है ईच वेंट्रिकल ने हार्ट में एक मिनट में। ठीक है, तो एक मिनट में ईच वेंट्रिकल ने 5000 ml जो है ब्लड पंप किया है, और यहाँ 1100 ml के आसपास जो है फिल्ट्रेट जो है फॉर्म हो रहा है, फिल्टर कर रही है किडनी ब्लड को। तो इसलिए बता रखा है 1/5 है ब्लड पंप का। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स। अब बता रखा है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो तीन लेयर्स के द्वारा होता है। तो पहला ये बोमेंस कैप्सूल है, ये इसमें ग्लोमेरुलस होता है। इस ग्लोमेरुलस की जो लेयर होती है, इसकी जो वेसल्स की लेयर होती है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है कैपिलरी का, इसकी लेयर होती है एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम होती है ग्लोमेरुलस की। उसके बाद ये नीचे बोमेंस कैप्सूल की ये है एपिथेलियम, बीच में होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसे करके तीन मेन लेयर्स होती हैं जिनकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। तो एक होती है एंडोथेलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बोमेंस कैप्सूल की होती है एपिथेलियम। ठीक, दो द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एंडोथेलियम होती है, एपिथेलियम होती है बोमेंस कैप्सूल की, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इन दोनों लेयर्स के बीच में। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। और जो एपिथेलियल सेल्स होती है बोमेंस कैप्सूल की, वो उन सेल्स को कहते हैं पोडोसाइट्स। आर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर। तो अब जो इस बोमेंस कैप्सूल में जो एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको हम पोडोसाइट कह रहे हैं, वो इस तरीके से अरेंज रहती हैं कि उनके बीच बीच में जो है स्पेस जो है खाली रहे, जिसके थ्रू ब्लड जो है फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल के अंदर कैविटी में जा सके। ठीक, तो जैसे एक यहाँ ये एक लगी हुई है पोडोसाइट, एक यहाँ पोडोसाइट, बीच में जगह हो गई जिसे कहते हैं स्लिट स्पोर। यहाँ से लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स कहते हैं इसे। तो इनके थ्रू जो है ब्लड जो है अंदर फिल्टर हो जाता है। तो एपिथेलियल सेल्स बोमेंस कैप्सूल की होती हैं, उन सेल को पोडोसाइट कहते हैं। वो ऐसे मैनर में अरेंज रहती हैं कि वो कुछ सम माइन्यूट स्पेस जो है छोड़ सकें।
जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स कहते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। अब ये जो 3 मेम्ब्रेन है इनके द्वारा जो है ब्लड बहुत ही फाइनली तरीके से जो है फिल्टर होता है कि दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके नीचे एक कैविटी होगी खाली जगह, ठीक है, जिसमें जो है फिल्ट्रेट जाके फिल होगा। तो जो ब्लड फिल्टर होके आया तो ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें सेल्स आती हैं, ब्लड सेल्स, वो तो फिल्टर होती नहीं है। प्लाज्मा में भी प्रोटीन पार्ट को छोड़कर, प्लाज्मा में मेन यही तो होते हैं वाटर एंड प्रोटीन, तो प्रोटीन पार्ट को छोड़कर सिर्फ वही पार्ट जाता है मिनरल और जो है मिनरल और वाटर वाला पार्ट जो है फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में अंदर जा रहा होता है। तो इन 3 लेयर के थ्रू जो है ब्लड फिल्टर होता है, जिसमें प्लाज्मा पार्ट फिल्टर होता है वो भी विदाउट प्रोटीन। तो वही चीज बताइए दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे चलते हैं। The amount of filtrate found by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate। अब जो ये किडनी जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म करती हैं उसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, दैट इज GFR। तो GFR हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, मतलब हेल्दी इंडिविजुअल में 125 ml जो है फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ 1 मिनट में। तो मतलब हम पूरे दिन का जो लगाएं तो 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। बट 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप 180 लीटर जो है यूरिन जाते हो, ठीक है, 180 लीटर रोज एलिमिनेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जो है 1 से 1.5 लीटर यूरिन एलिमिनेट करते हो रोज। तो बाकी का फिल्ट्रेट का क्या हो रहा है, तो बाकी का फिल्ट्रेट हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, जो कि हम अगला पैरा पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो किडनी में एक और बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी मशीनरी फॉर्म होती है जो कि GFR को मेंटेन रखने के काम करती है। तो वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। एक ऐसा ही मैकेनिज्म है JGA, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो इसमें क्या होता है, GFR हेल्दी इंडिविजुअल में कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 125 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 125 ml जो है GFR इसमें फिल्ट्रेट फॉर्म हो। बट तो क्या होता है, GFR जो है लो हो रहा है, ठीक है, जब GFR लो होता है तो उसमें क्या होता है JGA। तो JGA सेल यानी जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस अब यहाँ वर्क करता है। तो ये जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस पहले फॉर्म कैसा है ये देखते हैं। तो ये फॉर्म होता है, यहाँ बताया हुआ है, सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है DCT में एंड द अफरेंट आर्टियोल में। तो कहीं एक पॉइंट पर अफरेंट आर्टिरियोल और DCT जो है ज्वाइन कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे होते हैं अफरेंट आर्टिरियोल और DCT। वहाँ के सेल जो है मॉडिफाई कर जाते हैं। तो DCT जो है रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट, और DCT और अफरेंट आर्टियोल जो ग्लोमेरुलस को फॉर्म कर रही थी, अफरेंट आर्टियोल और DCT एक पॉइंट पर जो है जुड़ रहे होते हैं। वहाँ उनके सेल जो है स्पेशलाइज करे जाते हैं और वो फॉर्म करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और यही पूरा जो है चीज़ जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनती है। तो जब GFR जो है लो होती है, जब पता चलता है 125 ml पर मिनट बननी चाहिए फिल्ट्रेट और उससे जो है लो जा रही है, तो क्या होता है, JG सेल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं रेनिन। तो वो हार्मोन रिलीज करते हैं रेनिन, तो फिर वो रेनिन जाता है, वो ब्लड प्रोटीन पे जो है वर्कआउट करता है और वहाँ से वो एक कंस्ट्रक्टेड इफेक्ट जो है शो करवाता है, जिसके थ्रू GFR वापस से इंक्रीज होती है और बैक टू नॉर्मल पे पहुँच जाती है। तो इसे भी हम आगे देखेंगे जब हम इसके रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो JJ special sensitive region found by the cellular modification of the DCT and afferent arteriole at the location of their contact. A falling GFR can activate the JG cell to release renin, which can stimulate glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. आगे देखते हैं a comparison of volume of the filtrate formed per 180 लीटर पर डे। तो यहाँ उसी का कंपेरिजन बता रखा है कि जो फिल्ट्रेट वो है 180 लीटर बन रही है एक दिन में, बट
दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड, बट हम जो है यूरिन कितना रिलीज करते हैं, करीब करीब 1.5 लीटर। सजेस्ट दैट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब, इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट जो है रीअब्सॉर्ब कर ली गई है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन, और रीअब्सॉर्ब करी गई है वो रिनल ट्यूब्यूल की वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। The tubular epithelial cells in different segment of nephron perform this either by active और पैसिव मैकेनिज्म, और इसको रीअब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया जो है एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरीके से हो सकती है। यह एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कराया जाता है फिल्ट्रेट से। तो फिल्ट्रेट जो फिल्टर होकर रीनल ट्यूब में चल रहा है प्लाज्मा का पार्ट, ठीक है, उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन को जो है एक्टिवली मतलब एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी रीअब्सॉर्ब किया जाता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट, सब नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है मेंटेन ऑस्मोलैरिटी के लिए, वो जो है पैसे रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मतलब वहाँ जो है एनर्जी की डिमांड नहीं होती। are absorbed passive transport. Reabsorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron. तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली, वो कहाँ होता है, मतलब इनिशियल सेगमेंट यानी पीसीटी में होता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन का, वो है सिक्रीशन। तो इसके दौरान क्या होता है, H+, K+, अमोनिया ऐसे आयन्स का जो है सिक्रेशन होता है फिल्ट्रेट में, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि एसिड बेस बैलेंस जो है मेंटेन रहे और आयनिक मोबिलिटी सब मेंटेन रहे। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस्ड बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो हम एक एक करके जो है ट्यूबवेल के जो है फंक्शन देखते हैं, उसके पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ द ट्यूबवेल में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पीसीटी का क्या फंक्शन। पीसीटी इज लैंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, पीसीटी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लैंड होती है। तो क्योंकि उसमें ब्रश बॉर्डर है तो जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है मतलब वहाँ ज़्यादा तक फिल्ट्रेट रुकेगा, मतलब वहाँ से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगी। तो क्या होगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। Nearly all of the essential nutrient and 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed by this segment. मतलब पीसीटी में जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर जो है रीअब्सॉर्ब करे जाते हैं, ठीक। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, और यहाँ पीएच और आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन किया जाता है। वो किसकी वजह से मेंटेन किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन, by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and by the absorption of HCO3- ion from it. तो उसमें से एब्जॉर्प्शन भी होता है HCO3- आयन का, और उसमें सिक्रेशन भी किया जाता है हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का फिल्ट्रेट में। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, पीसीटी के द्वारा, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे देखते हैं हेनलेज लूप को। तो हेनलेज लूप जो है पहले बोमेंस कैप्सूल, उसमें से ये पीसीटी आया हेलिकॉइड, फिर उसके बाद हेनलेज लूप जिसमें डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब है, फिर उसके बाद डीसीटी आएगा। देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, तो इसका ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। तो असेंडिंग लिम्ब मतलब इस लिम्ब की बात हो रही है, इसमें जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है मिनिमम, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हेनलेज लूप के किस पार्ट में जो है रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, तो वो होता है उसके असेंडिंग लिम्ब में। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल। बट क्या होता है इसमें रीजन में जो है असेंडिंग लिम्ब है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन तो बहुत मिनिमम हो रहा है, बट ये जो लिम्ब है ये बहुत ही अहम रोल निभाता है किसमें, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस असेंडिंग जो लिम्ब है, हेनलेज लूप का जो असेंडिंग सेगमेंट है, वहाँ से जो है इलेक्ट्रोलाइट बाहर मेडुलरी इंटरस्टिशियल में जा रहे होते हैं, जो कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। बट वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम है, बट वहाँ वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट इंटरस्टिशियल में जा रहे होते हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर। जबकि हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो हेनले लूप में लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें दरवाजे खुले हुए हैं किसके, वाटर के बाहर निकलने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट के बाहर निकलने के लिए यहाँ दरवाजे जो हैं बंद हैं। जब हम असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो यहाँ दरवाजे खुले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकलने के लिए,
बट यहाँ वाटर को बाहर निकलने के लिए जो है दरवाजे बंद है। तो अब देखो यहाँ कुछ सॉल्यूशन का पार्ट जो है इस्तेमाल हुआ केमिस्ट्री का। तो यहाँ जब मोलैरिटी होती है तो यहाँ से जब जा रहा है तो लिम्ब के अंदर जो है सॉल्यूशन जो है फ्लो कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का और इसमें सॉल्वेंट। तो यहाँ जो है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम उसके हिसाब से देखें तो यहाँ देखें तो यहाँ जो है वाटर बाहर निकल रहा है, बट जो है सॉल्यूट वो अंदर ही रह रहा है। तो वाटर बाहर निकलता आ रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की वो कम होती आ रही है। तो वॉल्यूम की सॉल्यूशन कम होती आएगी तो मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे चल रहा होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, ठीक है। यहाँ पहुँचते पहुँचते वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। बट जब वो असेंडिंग लिम्ब में चलता है तो क्योंकि यहाँ जो है वाटर के बाहर निकलने के लिए दरवाजे बंद हैं, बट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा सकता है। तो अब यहाँ जो है सॉल्यूट के मोल्स कम होंगे, तो यहाँ जो है कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी मतलब यहाँ जो है फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट हो रही होती है। तो वही चीज़ है यहाँ। The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. This concentrates the filtrate as it moves down. असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, बट वो अलाउ करता है, परमिट करता है इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली और पैसिवली बाहर जाने के लिए, ठीक है। उस सेगमेंट से जो है इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली दोनों ही तरीके से बाहर आते हैं मेटलरी इंटरस्टिशियम में। देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है और वो डाइल्यूट होता रहता है। इट गेट्स डाइल्यूट ड्यू टू पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड, क्योंकि इसमें से जो है इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाता रहा है तो उसकी वजह से वो डाइल्यूट होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को रीनल ट्यूबुल के, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दैट इज डीसीटी। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ सोडियम एंड वाटर का। तो इस सेगमेंट में क्या होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से रीनल ट्यूबुल के पोर्शन में जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब किसी कंडीशन के बेसिस पर ही वहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगा, चाहे सोडियम आयन का और वाटर का, तो वो होता है डीसीटी में। डीसीटी ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 माइनस एन। डीसीटी जैसे पीसीटी में भी वो कैपेबल था SO3 माइनस एन का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, ऐसे डीसीटी सेगमेंट भी होता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है SO3 माइनस आयन का। And selective secretion of hydrogen and potassium and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। तो डीसीटी में जो होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का, और डीसीटी जो है SO3 माइनस को भी एब्जॉर्ब करने के केपेबल है, और यहाँ सिलेक्टिव सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया का, ठीक है, जो किस लिए होता है पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ ये डायग्राम दिया हुआ है नेफ्रॉन का। तो ये ऊपर वाले पार्ट दिखाए हुए हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में है जो है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, और ये डीसीटी पार्ट ये है कॉर्टेक्स में, जबकि हेलेज लूप जो है डिप कर रहा होता है मेडुला रीजन में। तो यहाँ दिखाया हुआ है कि कॉर्टेक्स जो पीसीटी है वहाँ H+ और अमोनिया की जो है सिक्रेशन हो रही होती है, और यहाँ से इनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है इन सारी चीज़ों का। जब हम नीचे चलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब पर, यहाँ तो इसमें हेनलीज ट्यूब में डिसेंडिंग लिम्ब होता है और असेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब का थिक पार्ट होता है, यहाँ से ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट जो है बाहर पास आउट कर रहे होते हैं। यहाँ जो है वाटर के लिए गेट खुले हैं बाहर जाने के लिए, तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, बट यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट जो है बाहर नहीं जाएंगे, जबकि असेंडिंग लिम्ब से जो है इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाएंगे, वाटर बाहर नहीं जाएगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो होता है फिल्ट्रेट वो कॉन्सेंट्रेट होता है, और असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता है। फिर हम आगे देखते हैं, तो ये डीसीटी सेगमेंट है। डीसीटी सेगमेंट यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है यहाँ उसकी अमोनिया Na+ सोडियम आयन और वाटर की, ठीक। और यहाँ से जो है SO3 माइनस आयन भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक। और यहाँ सिलेक्टिव सिक्रेशन होती है H+ की, K+ की और अमोनिया की, इसमें सिलेक्टिव सिक्रेशन होती है। उसके बाद ये जो है कनेक्टिंग ट्यूबुल यहाँ दिखाया हुआ है, कनेक्टिंग डक्ट यहाँ दिखाई हुई है, ये कनेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जो है ये पार्ट है, यहाँ से यूरिया निकलता है, यहाँ से इंडस्ट्रियल सिस्टम में यूरिया जा रहा होता है, यहाँ यूरिया जो है रिअब्जॉर्ब हो रहा होता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए।
और यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है वाटर भी जो है निकल रीअब्जॉर्ब होता है, जिसके थ्रू फिल्ट्रेट जो है आखिरी बार जाता जाता कॉन्सेंट्रेट हो जाए। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द किडनी। जैसा कि मैंने डायग्राम में देखा है कि कॉर्टेक्स से किडनी के जो है इनर पार्ट जैसे कि मेडुला में जो है एक्सटेंड कर रही थी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, और इस रीजन से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है रीअब्सॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बन सके। तो हम भाई कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बना क्यों रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यूरिया को एसिड करना है, तो हम यही तो चाहते हैं कि वाटर जो है कंजर्व हो सके। तो कम वाटर के जो है एलिमिनेट करते, कम वाटर के साथ जो है ज़्यादा नाइट्रोजन वेस्ट जो है एलिमिनेट कर सकें बॉडी से, इसलिए हम जो है यूरिन को कॉन्सनट्रेट जो है कर रहे होते हैं। दिस सेगमेंट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और इस सेगमेंट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है इंटरस्टिशियम में जो है जा रहा होता है कि उसकी वजह से जो है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी, और ये जो है एक रोल जो है प्ले करता है पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। और यहाँ से रेक्टिफिकेशन होती है H+K+N की। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब क्या वो प्रक्रिया रही होगी जिसके द्वारा जो है फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा। तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये एबिलिटी मैमल्स के पास होती है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को जो है फॉर्म कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, और इसमें सिग्निफिकेंट रोल कौन निभाते हैं? हेनलेस लूप और वासा रेक्टा। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप इज एन अपवर्ड डायरेक्शन। हम देखते हैं कि जो फिल्ट्रेट है उसका हेनलेस लूप के दो लिम्ब में जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे ऊपर ऐसे जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट, इसी को कहते हैं काउंटर करंट, कि जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फिल्ट्रेट अब जो है फ्लो कर रहा होता है। इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इनका आदान प्रदान होता है आपस में, ठीक। तो इसकी वजह से क्योंकि क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते में जो इंटरस्टिशियम है वहाँ जो है चेंज हो रही होती है अमाउंट, ठीक है। वहाँ जो मिली ऑस्मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी देखो वो चेंज हो रही होती है। तो 300 ml कॉर्टेक्स से लेकर नीचे 1200 ml तक जा रही होती है, मतलब बाहर जो है इतनी इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट बढ़ती जा रही है, ठीक। तो आपने आपको याद हो तो सॉल्यूशन में पढ़ा है चैप्टर में, जब वहाँ प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ऑस्मोटिक जो है प्रेशर पढ़ते हैं, तो वहाँ हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो वहाँ देखते हो कि बाहर की अमाउंट के हिसाब से जो है सॉल्यूट होता है, ठीक। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मूव करता है लो सॉल्यूट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जहाँ सॉल्यूट की कम होती है वहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक। तो क्योंकि यहाँ बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो अंदर से जो है सॉल्वेंट है वो मूव करेगा, और जहाँ ज़्यादा होगी फिर इलेक्ट्रोलाइट मूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी वजह से होती है। तो इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यहाँ फिर वही अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, वो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आ रहा होता है, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जा रहा होता है, ऐसे करके, ठीक है। और वासा रेक्टा इसके पैरेलल चल रही होती है, ठीक। तो आपस में इन दोनों में काउंटर करंट है, ठीक। आपस में इन दोनों में करंट काउंटर करंट है, और वासा रेक्टा ये पैरेलल चल रही है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब जा रहा होता है हेनलेस लूप का, वहां डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा होता है वासा रेक्टा का, ठीक है। ये देखो ये जा रहा है असेंडिंग, ये डिसेंडिंग लिम्ब है किसका? हेनलेस लूप का, और ये है असेंडिंग लिम्ब हेनलेस लूप का, ठीक। वहीं जो है ये पोर्शन जा रहा है और ये जा रहा है, ठीक। ये है डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा का, और ये है असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा का, ठीक। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में हेनलेस लूप के इन दोनों में काउंटर करंट, ठीक। इसका हेनलेस लूप का असेंडिंग लिम्ब और इसका वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब, इन दोनों में काउंटर करंट। तो ये भी तो ऊपर नीचे है, इसमें देखो असेंडिंग ही ऊपर आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इस तरफ भी काउंटर करंट, इस तरफ भी काउंटर करंट, दो आपस में दोनों हेनलेस लूप में काउंटर करंट, आपस में वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट, क्योंकि इसका असेंडिंग इसका डिसेंडिंग, तो ऐसे करके
ऐसे इतने सारे काउंटर करंट हो गए, तो इसकी वजह से ये मैकेनिज्म जो है आदान प्रदान का प्रोसेस जो है पूरा चल रहा होता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट हो पाती है, और वो करीब करीब 4 गुना तक कॉन्सेंट्रेट होती है यूरिन। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो होप आप थोड़ा सा फील आया हो कि कैसे यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट हो रही है। सॉल्यूशन चैप्टर से आप जो है कनेक्ट करके देखोगे, वहाँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सीन था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वहाँ से जो है कनेक्ट करके देखोगे तो आप समझ जाओगे। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, 2 लिम्ब वासा रेक्टा उनसे जो है ब्लड का फ्लो होता है, इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न, वो भी काउंटर करंट पैटर्न में होता है। प्रॉक्सिमिटी होती है बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, वो भी करंट मैकेनिज्म होता है, एज वेल एज द काउंटर करंट in help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। तो ये मेंटेन ऑस्मोलैरिटी करते हैं इनर मेडुलरी, जिसमें होता है फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल जो कॉर्टेक्स में होता है ऑस्मोलैरिटी, टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो कि इनर मेडुला में होता है। तो ऊपर कॉर्टेक्स 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से नीचे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर से जो है ऑस्मोलैरिटी जा रही होती है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये ग्रेडियंट जो है किसकी वजह से जो है मेनली कॉज किया जाता है, वो है NaCl और यूरिया की वजह से इसे मेनली इस ग्रेडियंट को मेंटेन रखा जाता है। NaCl is transported by ascending limb of Henle loop, ठीक है, which is exchanged by descending limb of vasa recta। तो बता रखा है। अब देखो भाई, असेंडिंग लिम्ब था, वहां वाटर के लिए दरवाजे बंद थे, बट वो इलेक्ट्रोलाइट को बाहर जाने दे रहा था, ठीक। तो NaCl क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ वही चीज बताई हुई है कि NaCl is transported by the ascending limb of Henle loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta। क्योंकि यहाँ देखो ये, तो ये है असेंडिंग लिम्ब हेनले लूप का, और यही इसके पैरेलल में चल रहा होगा डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा का। तो यहाँ से NaCl निकलेगा और ये भाई साहब इसके लिए लेंगे, ठीक है भाई। तो यही प्रोसेस, तो वही बताया हुआ है, क्योंकि बाहर के जो है ऑस्मोलैरिटी आप उसके हिसाब से सॉल्यूशन के हिसाब से जो है बाहर निकल रहे हैं फ्लूइड, और यहाँ से एक्टिवली पैसिवली जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बताई हुई है कि अब यहाँ से जो है NaCl जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है असेंडिंग लिम्ब के द्वारा, वो एक्सचेंज कर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, ठीक। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। अब जो है NaCl वापस से असेंडिंग पोर्शन के थ्रू जो है इंटरस्टिशियम में इसे लौटा देता है। क्या चीज, वासा रेक्टा अब जो है डिसेंडिंग पोर्शन ने लिया है, अब ऊपर जाने वाले पोर्शन के थ्रू, असेंडिंग पोर्शन के थ्रू जो है वापस इंटरस्टिशियम में NaCl को बाहर लौटा देगा, बाहर जो है छोड़ देगा। Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop। इसलिए जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है एंटर करता है द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle's loop। तो अब क्योंकि देखो यूरिया कहाँ से आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से जो है यूरिया बाहर जा रहा था, हमने पहले डायग्राम में देखा है, और कलेक्टिंग डक्ट में देखा था कि वहाँ से सम अमाउंट ऑफ यूरिया जो है एब्जॉर्ब होता है, मेडुलरी इंडस्ट्री में यूरिया आ चुका है। अब वो यूरिया कहाँ, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है एंटर कर आता है थिन सेगमेंट में। तो हमने असेंडिंग लिम्ब में देखे हैं 2 सेगमेंट होते हैं, ऊपर वाला थिक सेगमेंट था और नीचे वाला थिन सेगमेंट था। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर कर आता है थिन सेगमेंट में, किसके, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। जो हेनलेज लूप का नीचे वाला पोर्शन यानी जो थिन सेगमेंट है, वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर कर आता है, ठीक, which is transported back to the interstitium by the collecting duct। अब वो फिर जा रहा होता है DCT के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एंटर किया था वो दोबारा से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रिएब्जॉर्ब हो जाता है इंटरस्टिशियम में, ठीक है। तो ये क्या चल रही है, ये एक प्रोसेस चल रहा है उस चीज को मेंटेन रख सकें, ठीक है। कहीं कोई चीज ज्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, तो ऐसा होता है ना, ज्यादा से कम की तरफ आती है, ठीक है, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ से कम की तरफ, तो एक मेंटेन रहता है। इसकी वजह से जो है फ्लूइड जो है मूव करता है, उसमें चल रहा होता है और कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, ठीक है। फिर बाद में मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ जो है यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सके। तो ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसमें सारी चीज़ें कहीं रिएब्जॉर्ब हो रही हैं अब पोर्शन से, और कहीं बाद में सीक्रेट हो जा रही हैं। तो बताया जैसे
NaCl था। NaCl जो है कहाँ से एक्सचेंज किया है, तो असेंडिंग लिम्ब से जो है NaCl बाहर निकलता है और वो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वासा रेक्टा का उसे लेता है और फिर असेंडिंग लिम्ब जो है वासा रेक्टा का वापस उसे इंटेस्टाइन में जो है रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही वासा रेक्टा काम है, तो वासा रेक्टा ने यूरिया काम है, तो यूरिया कहाँ है, असेंडिंग पोर्शन में एंटर कर जाता है, फिर वहां से जा रहा होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और फिर दोबारा से कलेक्टिंग ट्यूबुल के थ्रू दोबारा से इंटेस्टाइन में आ जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं कि कहाँ से जा रहा है और कहाँ से आ रहा है दोबारा इंटेस्टाइन में। इन्हीं से जो है, इसमें से जो है इन्हीं से क्वेश्चन बनने का चांस है। The above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop and Vasarecta is called the countercurrent mechanism। और ये सारी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, एक स्पेशल मैकेनिज्म चल रही है, इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है बोलते हैं। आगे देखते हैं, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी मैकेनिज्म की वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने में जो है मदद होती है। ठीक, तो हेनलेज लूप जो होता है, हेनलेज लूप असल में जो है फॉर्म कर रहा होता है उस ग्रेडियंट को। हेनलेज लूप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉर्म कर रहा होता है, याद रखनी है। हेनलेज जो है लूप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉर्म कर रहा होता है, जबकि वासारेक्टा उस ग्रेडियंट को मेंटेन रखने में, कि वो ग्रेडियंट जो है जो फॉर्म हुआ है वो कायम रहे, उसे मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा होता है वासारेक्टा। तो आगे देखते हैं, this mechanism help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate urine। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के द्वारा यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट होता है। बता रखा है एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हुई थी उससे 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड जो है किडनीज जो है यूरिन को फॉर्म करती है। जैसे कि आप वहाँ से लगा सकते हो, कॉर्टेक्स रीजन में जो इंटेस्टिशियम की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है और नीचे 1200 मिली, तो 300 से 1200 मतलब 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे 4 गुना जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इनिशियल फिल्ट्रेट से यूरिन। डायग्राम देखते हैं और ये टॉपिक खत्म होता है। आपको इसके जो थर्ड जो है इसे समझने वाला ही है, पर आप इसे याद रख सकते हो। यहाँ ये दिखा हुआ है कॉर्टेक्स रीजन से 300 मिली ऑस्मोल से फिर बीच में 600 900 ऐसे इंक्रीज करता आ रहा है और नीचे मैक्सिमम 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक जो है ऑस्मोलैरिटी यहाँ पहुंची है। ये वास्ता का सेगमेंट दिखाया हुआ है, ये डिसेंडिंग सेगमेंट वास्ता का, ये असेंडिंग सेगमेंट, यहाँ ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब हेनलेज लूप का और ये असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ वही चीज बताएंगे, जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ से देखो इलेक्ट्रोलाइट यानी NaCl बाहर जा रहा है, इसे कौन ले लेगा, इसे ये देखो ये ले रहा है वासारेक्टा का जो है डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब के NaCl को ले रहा है और बाद में यहाँ थ्रू जब ये असेंडिंग लिम्ब में जा रहा होगा वहाँ के थ्रू NaCl वापस जो है इंटेस्टाइन में छोड़ रहा होता है। ठीक, ऐसे ही जो डिसेंडिंग लिम्ब पोर्शन होता है, यहाँ से जो है पानी के लिए गेट खुले होते हैं, तो यहाँ से H2O को बाहर कर रहा होता है। ठीक, तो यहाँ से ये जो है NaCl को छोड़ रहा है, तो यहाँ से H2O को ले लेता है, फिर बाद में ये जो है इस पोर्शन के थ्रू जो है H2O को बाहर छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और बाद में ये जो आता है कलेक्टिंग ट्यूबुल आता है, यहाँ से मैक्सिमम जो है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है H2O का, जिसके थ्रू लास्ट में अंततः यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट होती है बढ़िया मजे से। तो होप आप समझे हो और दोबारा से आप इसे रीड करोगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंड जो है कर पाओगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by a hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, JGA and certain extent the heart। तो भाई इसके रेगुलेशन में हमको ये बात याद रखनी कौन कौन चीज हेल्प कर रही है, हाइपोथैलेमस, जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड कुछ एक्सटेंट तक हार्ट जो हेल्प करता है। तो याद रखने जब GFR लो होगी तो उसे इंक्रीज करके बैक टू नॉर्मल तक काम करेंगे आपके हाइपोथैलेमस और जीजी। बढ़िया पता चल रही है जो है GFR ज़्यादा हो रखी है तो उसका लेवल डाउन करना है तो वो करेगा हार्ट का। तो याद रखनी है हाइपोथैलेमस और जीजी जो है
जीएफआर का लेवल बढ़ाएंगे और बैक टू नॉर्मल लाएंगे। जबकि हार्ट जो है एक ऐसा फैक्टर रिलीज करता है जिसकी वजह से जीएफआर जो बढ़ा होता है वो दोबारा से नीचे आता है, बैक टू नॉर्मल पोजिशन आ जाता है। तो अब देखते हैं, तो बॉडी में जो है ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वो स्पेशली किसके लिए, ब्लड वॉल्यूम को चेक करते रहते हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर है बॉडी में, एक्टिवेट बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, वो जब एक्टिवेट होते हैं जब ब्लड वॉल्यूम उन्हें पता चलता है कुछ चेंज हो रहा है, कि भाई ब्लड वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है, जब ये जो है ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, जब ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है जब ऑस्मो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट होते हैं। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, अभी क्या करते हैं, अब ये सिग्नल पहुंचाते हैं हाइपोथैलेमस को, ब्रेन में सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है, कि भाई जो है दिक्कत हो रही है कुछ वॉल्यूम में, कुछ करो, संभालो इस जो है प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर। तो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर, ऐसा हो सकता है कि बॉडी से जो है एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाए, ठीक है, फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस हो रहा हो, उसकी वजह से ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी से जो है एक्सेसिव मतलब ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है कोई, ठीक है, ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है तो ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई दिक्कत हो रही है, ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे तुम, अच्छा रीअब्जॉर्प्शन करो, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करो, पानी ज़्यादा बाहर जा रहा है, ज़्यादा यूरिन जा रहा है, इंसान है, ठीक है, मेरा दोस्त था वो भी बहुत यूरिन जा रहा था, ठीक है, कोचिंग में बार बार क्लास से उठ के जा रहा है और बोल रहा है अरे यार किडनी खराब हो गई है, यार किडनी खराब हो गई, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में होता है कि जो है एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का, तब जो है ऑस्मो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या करवाता है, रिलीज करवाता है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब डायूरेट मतलब डाइल्यूट, मतलब जो यूरिन डाइल्यूट है उसे डाइल्यूट नहीं होने देगा उस हार्मोन यानी, और इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, मतलब ये वेसल्स पे जो है कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट, उन्हें वेसल्स को दबाने वाला इफेक्ट जो है शो कराता है, तो इसे एडीएच और वैसोप्रेसिन कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। तो पहले बड़े मालिक से जो है ऑर्डर आएगा, दैट इज हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, कि तुमको जो है एडीएच और वैसोप्रेसिन जो है रिलीज करना है, ठीक। तो ये हार्मोन जो है रिलीज करता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीएच फैसिलिटेट करता है वाटर रिएब्जॉर्प्शन को। अभी एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डीसीटी के थ्रू, ये जो है वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करवाता है, कहाँ से, लेटर पार्ट से, मतलब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। देर आर प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, इसकी वजह से क्या होता है, डायूरेसिस मतलब जो बहुत ज़्यादा यूरिन जा रहा था पर्सन, उसे प्रिवेंट होता है, क्योंकि वहाँ से जो है रीएब्जॉर्प्शन कर लिया गया है वाटर का अच्छे से। एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, क्या पता चलती है कि भाई अब जो है अच्छा खासा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर चुका है, मतलब जीएफआर वापस से इंक्रीज कर गया है और जो है नॉर्मल पोजीशन पे जीएफआर आ चुका है। तो क्या होता है, अब ये जो है ऑस्मो रिसेप्टर जो एक्टिवेट हुए थे ये वापस से स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब दोबारा से ऐसी कंडीशन जब उठेगी तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर से स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को और फिर से वो जो है हार्मोन रिलीज करवाएगा एडीएच, इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। फिर से वो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो है शो कराएगा, जीएफआर को इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये जब रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं तो एडीएच रिलीज जो है सप्रेस हो जाता है और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एडीएच कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। तो एडीएच जो है किडनी फंक्शन को भी इफेक्ट करता है, ब्लड वेसल पर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट शो करा के, इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन है, ये प्रेस करता है वेसल्स को। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखो पहले इतने डायमीटर के थ्रू जो है ब्लड जो है फ्लो कर रहा था, पर ये इतना हो गया, ठीक है, अब ये प्रेस हो गई, ये दब गई है, इसमें कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर की वजह से जीएफआर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जीएफआर भी इंक्रीज कर जाता है। द जस्टाग्लोमेरुलर apparatus की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल निभाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ जीएफआर में जब जो है गिरावट होती है,
तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी गिरता है, जीएफआर गिरता है, और तो कहते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, रिलीज करती हैं हार्मोन को, जिसे कहते हैं रेनिन। वो हार्मोन रिलीज करती हैं जो कि ब्लड में प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजन, ब्लड का प्रोटीन है ये एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 से फर्दर कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक तो होता है पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर, मतलब पावरफुल वेसल को कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट शो कराने वाला, मतलब वेसल को कंस्ट्रक्टरी इफेक्ट शो कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, जीएफआर इंक्रीज करेगा, रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वापस से जीएफआर इंक्रीज करेगा और बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा। तो इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर, तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और जीएफआर भी इंक्रीज होती है। तो एक तो एंजियोटेंसिन ये हो गया, पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, और ये होता है एंजियोटेंसिन 2 जो होता है एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स आप जानते हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है एक्टिवेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड में पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स उससे एक्टिवेट करता है, और वो रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है Na प्लस का एंड वाटर का, ठीक है, इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबल। वो जैसे हमने देखा था डीसीटी, डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूबल में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। तो ये कंडीशन बनेगी, जीएफआर कम हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड से जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकला है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है अब ये कंडीशन बन गई कि वो अब जो है Na प्लस और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा डीसीटी से, समझे। दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है, अब रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा, बैक टू नॉर्मल पहुंच जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है कहते हैं। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, अब हमने देख लिया ये तो जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए, जब जीएफआर ही इंक्रीज हो गया है, नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, तो क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो रहा होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, तो क्या होता है, अब एट्रिया में जब हार्ट के एट्रिया में जा रहा होता है तो वहाँ उसे पता चलता है एट्रिया को कि यार प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा है, तो करता है वो हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर। अब जो है हार्ट एक फैक्टर जो है हार्मोन रिलीज करता है एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर, जिसे एएनएफ कहते हैं। अब ये एएनएफ क्या करता है, ये वैसोडायलेशन का काम करता है। अब पहले जो प्रेशर क्योंकि पहले से इंक्रीज है तो वेसल को जो डायलेट करवाएगा, डायमीटर उनका इंक्रीज करवाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सके। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा वैसोडायलेशन की वजह से, इसमें डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ जो जीएफआर इंक्रीज हो रखा था वो वापस डिक्रीज आता है, वापस नॉर्मल पोजिशन पर जो है पहुंच जाता है, बैक टू नॉर्मल आ जाता है। तो इसे एएनएफ मैकेनिज्म कहते हैं। एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो ज़्यादा इंक्रीज ना कर दे, तो इसलिए ये चेक करता रहता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर। अब देखते हैं मैक्चुरेशन को। मैक्चुरेशन, यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिन जो है बन चुकी है, अब वो यूरेटर के द्वारा कहा जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, जहाँ वो स्टोर होगी जब तक कोई वॉलंटरी सिग्नल उसे नहीं मिलता सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से कि भाई अब जो है इसे एलिमिनेट करना है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये सिग्नल जब मिलता है जब ये उसमें जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो चुकी है, अब उसकी वॉल जो है स्ट्रेच कर रही हैं और फिल हो चुके हैं यूरिन से। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल। अब जो वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रेच हो रही है, अब स्ट्रेच रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं, अब वो सिग्नल सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भाई ऐसे ऐसे करके जो है ब्लैडर जो है फुल हो चुका है, कुछ करो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब जो है मोटर मैसेज के मोटर नर्व के थ्रू मोटर मैसेज जो है ट्रांसफर करता है और बोलता है कि इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। और जो ब्लैडर की स्मूथ मसल होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो ब्लैडर की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन हो जाता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर का। यूरेथ्रल की जो ओपनिंग है उसका जो है रिलैक्सेशन हो जाता है, कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। उसके द्वारा उसकी वजह से हम जो है यूरिन को रिलीज करते हैं।
द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। अब जो यूरिन का रिलीज का जो प्रोसेस है उसे मिक्चुरेशन कहते हैं, साफ सी बात है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड, और जिस न्यूरल मैकेनिज्म की वजह से जो हो रहा है उसे कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, साफ सी बात है। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। तो भाई 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है करते हैं, 180 लीटर यूरिन नहीं करते हैं। The urine formed is a light yellow colored with watery fluid with a slightly acidic pH of 6 and has a characteristic odor। और एन एवरेज 25 से 30 ग्राम जो है यूरिया एक्सक्रीट होता है एक दिन में, मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट हो रहा होता है। वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन एनालाइज द यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक। तो भाई देखा हो डॉक्टर जो है यूरिन को जो है चेक करते हैं और उससे जो है बहुत सारी मेडिकल डायग्नोसिस, बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है। मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी का पता लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज यानी ग्लाइकोसूरिया, अगर ग्लूकोज मिल रहा है यूरिन में तो उसे ग्लाइकोसूरिया कंडीशन कहते हैं। कीटोन बॉडी मिल रही है इसे कीटोनूरिया कंडीशन कहते हैं। ये दोनों किस चीज़ के इंडिकेटिव होते हैं? डायबिटीज मेलाइटस के। ठीक है, आप डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ोगे, वो अलग चैप्टर में, इसमें भी है। एडीएच के, एडीएच से संबंधित होता है, तो एडीएच जो है आ रहा है, ठीक, तो वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का। और जब एडीएच का जो है उस पर एडीएच जो है हार्मोन नहीं आएगा तो जो है रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा वाटर का, तो उससे क्या होगा? डाययूरेसिस कंडीशन आ जाएगी, जो उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसमें यूरिन बहुत ज़्यादा होता है पर्सन। रोल ऑफ अदर ऑर्गन पढ़ते हैं एक्सक्रीशन में, तो अदर ऑर्गन के रोल होते हैं जैसे कि किडनी, लंग, किडनी का तो है ही है, लंग, लिवर, स्किन, इनका भी एलिमिनेशन, इनका भी फंक्शन होता है एक्सक्रीटिव वेट को एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो लंग की बात करें तो आर लंग रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। तो 200 ml पर मिनट में लार्ज अमाउंट ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग एक्सक्रीट कर रहे हैं 200 ml 1 मिनट में। ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और वाटर भी जो है एलिमिनेट कर रहे हैं। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लिवर, जो कि सीक्रेट करती है बैल को, जिसमें क्या क्या होता है? बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग, जो कि मतलब वेस्ट है, वो सब चीज़ जो है बैल के थ्रू जो है एलिमिनेट हो रही होती है। इसमें बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ें एलिमिनेट हो रही होती हैं। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। और ये क्योंकि जो है बैल वो डाइजेशन के थ्रू जो है कर रहा होता है उसमें सीक्रेट, तो ये डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू जो है बाहर जाते हैं। द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड स्किन में होती हैं, एलिमिनेट करती हैं सब्सटेंस को ऐसे अपने सीक्रेशन के द्वारा। तो स्वेट जो है, स्वेट को स्वेट ग्लैंड वाटरी फ्लूइड जिसमें NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड होते हैं प्रेजेंट। प्राइमरी फंक्शन होता है स्वेट का कूलिंग का, प्राइमरी फंक्शन कूलिंग का होता है, बट इसके साथ साथ ही कई सारे वेस्ट को एलिमिनेट कर रही होती है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? कूलिंग। इट ऑल्सो रिमूवल ऑफ सम वेस्टेज मेंशन, जो कि बताया गया है, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड वगैरह। सेबेसियस ग्लैंड की बात करते हैं तो ये एलिमिनेट करती है सब्सटेंस जैसे स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, किसके थ्रू? सीबम के थ्रू। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर स्किन, और इसकी वजह से एक ऑयली कवरिंग भी आती है स्किन पर। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू? क्या आप जानते हो सलाइवा के थ्रू भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एलिमिनेट होता है? नहीं जानते तो जान गए। और आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसका ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, चेंज कर लेते हैं। मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। जब यूरिया का अक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड में, यूरिया इकट्ठा हो रहा है ब्लड में, तो उस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, जो कि बहुत हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो जाती है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, और ऐसे पेशेंट में जो है यूरिया को रिमूव किया जाता है हीमोडायलिसिस की मदद से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प टू अ डायलिसिंग यूनिट। तो जो मशीन बनाई होती है, ठीक है, उसमें जो है एक कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू जो है जोड़ दिया जाता है उस मशीन के, उसके थ्रू ब्लड जा रहा होता है उसमें, और उसमें जो है उसकी जो चल रही होती है वो एक सिलोफिन ट्यूब होती है,
जिसके आसपास जो है ऐसी जो है एनवायरनमेंट बनाया होता है जो किडनी में होता है, जिसके थ्रू वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वहाँ ट्रांसफर हो जाए उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और वो इसके लिए इतनी पोरस होती है सिलोफेन ट्यूब, जिसके थ्रू वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है और वो दोबारा से फिर एक दूसरी वेन के थ्रू जो है जोड़ दिया जाता है बॉडी में, और वो दोबारा से फिल्टर होकर ब्लड जो है दोबारा से एंटर कर जाता है बॉडी में। तो actually during this process hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into dialysis unit called artificial kidney. Blood drained from a convenient artery is pumped to dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin। और एंटीकोगुलेंट मतलब ये जो है ब्लड को जम नहीं देता, ब्लड नहीं तो जम जाएगा, एंटीकोगुलेंट डालेंगे तो ब्लड जो है कोगुलेट होने लगेगा, बाहर बाहर निकलेगा बॉडी से, तो ठीक है। तो इसमें एक एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है जैसे कि हेपेरिन, जिसकी वजह से ब्लड जो है कोगुलेट नहीं होता, जमता नहीं है। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सिलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूइड। तो इस यूनिट में एक कॉइल्ड सिलोफेन ट्यूब होती है जिसके जो सराउंड रहती है फ्लूइड की, जिसे डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, जिसका जो है सेम सेम कंपोजिशन होता है जो कि हमारे प्लाज्मा का होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर। अब क्योंकि बाहर के फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट की कमी है, नाइट्रोजन वेस्ट है नहीं, और अंदर उसमें नाइट्रोजन वेस्ट चल रहा है, तो भाई साफ सी बात है जो चीज़ जहाँ कम होती है वो वहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ जा रही होती है। तो नाइट्रोजन वेस्ट जो है उस सिलोफेन ट्यूब के थ्रू बाहर उस फ्लूइड में चला जाता है। पोरस नेचर होता है सिलोफेन मेम्ब्रेन का ऑफ द ट्यूब अलाउ द पास ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर वहाँ से जो है अलाउ पास कर जाते हैं नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट जो है एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट होते हैं डायलाइसिंग फ्लूइड में, डायलाइसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट होते हैं, तो ये सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट कर जाते हैं और इसकी वजह से ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और वापस वो पंप बैक कर दिया जाता है सूटेबल वेन के थ्रू एंटी हिपेरिन, एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट, उसमें एंटी हिपेरिन ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिपेरिन ऐड किया था और जब बाद में डाला है तभी हिपेरिन ऐड किया है। दिस मेथड इज बोन फॉर थाउजेंड ऑफ यूरिनरी पेशेंट और वर्ल्ड। अब आप जानते हो कितने पेशेंट जो है डायलिसिस कराते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये अल्टीमेट मेथड होता है जब बिल्कुल किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेल हो जाता है, तो किडनी फेल हो चुकी है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है कि जिसमें एक सूटेबल डोनर की किडनी किसी रिलेटिव की हो सकती है जिसे अपनी बॉडी जो है रिजेक्ट ना करे, वो जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। इसमें एक फंक्शनिंग किडनी यूज करी जाती है ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज दिस चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय द सपोस्ट। तो इसका मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर होता है हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब इसका सक्सेस रेट जो है बढ़ चुका है अच्छा खासा, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। रीनल क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ स्टोन हो जाता है इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जैसे ऑक्सीडेट एक्सेट्रा किडनी में हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है उसे रीनल क्रिस्टल कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुला का किडनी में। तो जो बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर जो ग्लोमेरुला होती है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो भाई ये जो है प्रॉब्लम्स भी हो गई किडनी के इस चैप्टर की, तो इसके साथ ये चैप्टर होता है एंड। तो हमने इसे 2 पार्ट में जो है एंड कर दिया है चैप्टर को। करीब करीब 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर एक एक एनसीईआरटी की लाइन और डायग्राम के साथ जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक पढ़ते रहिए। अरे यार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बाय बाय भाई साहब।